नमस्कार, मैं विजय कुमार सिंह एक बार फिर आप लोगों से अग्नि से सुरक्षा के संबंध में जानकारी दूंगा। आज मैं आप लोगों को जो कमर्शियल बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग में जो रिस्क ओरिएंटेड बिल्डिंग है उसके बारे में आग से सुरक्षा के संबंध में या आग न लगे किन किन चीज़ों पर हमको विशेष सावधानी बरतनी है उसके बारे में जानकारी दूंगा। यहाँ मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताऊंगा कि एक नेशनल बिल्डिंग कोड है जिसने बिल्डिंग्स को डिफरेंट टाइप्स में विभाजित किया है और एज पर एनबीसी बिल्डिंग को 9 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है जिसमें आवासीय भवनें आते हैं, रेजिडेंस जिसमें लोग आवासित होते हैं उस तरह के भवनें रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो एजुकेशनल बिल्डिंग की कैटेगरी है, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की कैटेगरी है, फिर असेंबली बिल्डिंग आती है, बिजनेस बिल्डिंग नेक्स्ट कैटेगरी में आता है, फिर इसके बाद मर्केंटाइल, इंडस्ट्रियल, स्टोरेज और हैजार्डस। ये कुल 9 प्रकार की बिल्डिंग है जिसको एनबीसी ने इनके ऑक्यूपेंसी के आधार पर कैटेगराइज किया हुआ है। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर हॉस्पिटल बिल्डिंग के बारे में साथ ही साथ होटल बिल्डिंग के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। हॉस्पिटल बिल्डिंग एनबीसी के इंस्टीट्यूशनल ऑक्यूपेंसी के तहत आते हैं। हॉस्पिटल बिल्डिंग हम सभी लोगों के लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बिल्डिंग में जो लोग अधिभोग करते हैं, जो लोग रहते हैं, वो प्रायः ऐसा देखा गया है कि खुद से चलने में या सेल्फ प्रिजर्वेशन जो होता है उसमें वो नहीं होते हैं या वीक होते हैं या चलने की स्थिति में नहीं होते हैं। उनकी डिपेंडेंसी लोगों के ऊपर होती है या मरीज लोग, जैसा कि आप बोल सकते हैं कि पेशेंट या मरीज इन बिल्डिंगों में अधिभूषित होते हैं या रहते हैं। तो हमें पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि हॉस्पिटल बिल्डिंग, देखिए किसी भी बिल्डिंग में सबसे पहला हम लोगों का जो एम होना चाहिए कि जो उसका इवैक्यूएशन का, आग से अगर बचने का मेन जो सबसे बड़ा का वो होना चाहिए कि हम बिल्डिंग को इवैक्यूएट किस तरह से कर पाएं। तो मीन्स ऑफ इवैक्यूएशन एक बिल्डिंग में लाइफ सेफ्टी और आग से बचाव में एक सबसे बड़ा योगदान देगा। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो स्टेयरकेस या जो कॉरिडोर है वो उसकी चौड़ाई या उसकी जो लोकेशन है वो ज़रूर प्रॉपर लोकेशन पर हो। कोशिश ये करें कि जो हॉस्पिटल बिल्डिंग है उसमें एक से अधिक स्टेयरकेस का निर्माण करें जिनकी चौड़ाई या तो बिल्डिंग बाईलॉज के अनुसार की जाए या तो नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के अनुसार की जाए। कोशिश ये की जाए कि जो स्टेयरकेस हैं ये एक दूसरे से जितनी अधिक दूरी पर हो पाएं उस दूरी पे इनका निर्माण कराया जाए। इसके अलावा बिल्डिंग के जो सेटबैक है उसको भी हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि जो भी मानकों के अनुरूप है उसके अनुसार बिल्डिंग के सेटबैक को रखना सुनिश्चित करें। कारण ये है कि किसी भी इमरजेंसी में जो अग्निशमन के कर्मचारी या अधिकारी हैं जो मौके पर पहुंचेंगे वो इन्हीं सेटबैक का प्रयोग करके फायर्स को एक्सटिंग्विश करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ वहां के लोगों को इवैक्यूएट करने का भी प्रबंध इन्हीं सेटबैक के हिसाब से, इन्हीं जो सेटबैक होता है इन्हीं से करने की कोशिश करते हैं। तो हम सभी लोगों का जो कर्तव्य है या ये रूल में भी है कि हम लोग सेटबैक को प्रॉपर रखें और साथ ही साथ मीन्स ऑफ इवैक्यूएशन या स्टेयरकेस को भी मानकों के अनुरूप रखना सुनिश्चित करें। एक चीज़ और जो हॉस्पिटल बिल्डिंग में हम लोगों को ध्यान रखनी होगी कि हम लोग कोशिश ये करें कि एक चेक डोर होता है, फायर चेक डोर होता है जिसकी रेटिंग लगभग 1.5 से 2 घंटे की होनी चाहिए। इनका प्रयोग जरूर हॉस्पिटल की बिल्डिंग या ऐसे भवन जहां पे लाइफ थ्रेट ज़्यादा होती है उन भवनों में अवश्य प्रयोग करने की कोशिश या लगाने की कोशिश करें। ये मानक में भी है, कुछ बिल्डिंगों के लिए कंपलसरी भी है। इसके अलावा हम लोगों का एक काम और होना चाहिए कि जैसे हमने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जो हाउसकीपिंग है किसी भी बिल्डिंग का ये बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। जो अनयूज्ड मटेरियल है या वो मटेरियल जो
आग को बढ़ा सकते हैं या जिनके कारण आग लग सकती है या हॉस्पिटल में फैल सकती है, उन मटेरियलों का जो रख रखाव है उसको प्रॉपर तरीके से करें, या तो उसको बिल्डिंग से बाहर कहीं ऐसे स्थान पर रखें जिससे कि कोई अगर आग की घटना होती है तो बिल्डिंग की तरफ ना पहुंच पाए या बिल्डिंग उससे अछूता रहे या बिल्डिंग उससे इफेक्ट ना हो। इसके अलावा हम लोग इन चीज़ों का भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी मानक के अनुसार जो बिल्डिंग में अग्निशमन की व्यवस्थाएं हैं वो जरूर पूरा करने की कोशिश करें या जरूर लगाएं। जैसे कि एक वैसे तो मानक जो है बिल्डिंग की हाइट, एरिया और उसके ऑक्यूपेंसी के हिसाब से चलती है। हमारी जो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी मिनिमम मानक है, चाहे वो फायर अलार्म सिस्टम का हो या स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम हो या स्मोक डिटेक्टर हो या पानी की व्यवस्था हो या पंप हो जिससे कि पानी का प्रेशर प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जा सके, इन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके अलावा प्राथमिक उपकरण जिसको हम फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं, उसको भी मानकों के अनुरूप सही जगह पर रखें और इसको हमेशा मेंटेन रखें कि किसी भी इमरजेंसी के दौरान ये हमारे इस्तेमाल में आ सके। साथ ही साथ यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि किसी भी बिल्डिंग में हमारा जो वहाँ के जो लोग, आदिवासी लोग हैं या वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं, उनको फायर सेफ्टी या लाइफ सेफ्टी की जो ट्रेनिंग है ये एक बहुत महत्वपूर्ण ही पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मिनिमम जो ट्रेनिंग है उन सारे, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हों या बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको जो ट्रेनिंग है फायर सेफ्टी से रिलेटेड वो जरूर प्रोवाइड कराएं। और इसमें आप सभी लोग फायर डिपार्टमेंट का कभी भी सहयोग ले सकते हैं। हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि इस तरह की जो भी बिल्डिंग है जिसमें ऑक्यूपेंसी रहती है, जिसमें लोग नाइट में लोग सोते हैं या रहने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम कवर करते हैं कि लोगों के वहाँ के जो भी आदिवासी हैं उनको हम ट्रेनिंग देने की कोशिश करें। अगर किन्हीं कारणों से किन्हीं बिल्डिंगों में ट्रेनिंग छूट जा रही या नहीं हो पा रही है तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध भी करूँगा कि आप हमारे डिपार्टमेंट से संपर्क कर वहाँ अग्निशमन से सुरक्षा के संबंध में लोगों को ट्रेनिंग अवश्य दिलवाएं। कारण ये है कि ये जो वहाँ के लोग हैं, अधिभोगी हैं या जो लोग रहने वाले हैं, जो एम्प्लॉई हैं, ये वो लोग हैं जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। किसी भी इमरजेंसी में ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। इनका प्रॉपर अग्नि के समय रिस्पॉन्ड करना, चाहे वो हमको सूचित करना हो या इनिशियली अग्नि को कंट्रोल करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे प्रॉपर्टी को कम करने में या लाइफ लॉस को कम करने में। तो मेरा अनुरोध होगा आप सभी लोगों की ट्रेनिंग प्रॉपर प्रोवाइड कराएं और उसमें आप हमारे डिपार्टमेंट का भी सहयोग ले सकते हैं। हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे इस तरह की किसी भी ट्रेनिंग को आप सभी लोगों को प्रोवाइड करने में। इसके अलावा मैं यहाँ आप सभी लोगों को एक और महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि जब भी किसी इस तरह की, चाहे हॉस्पिटल बिल्डिंग है या कोई भी बिल्डिंग जिसमें आप सभी लोग रात्रि विश्राम कर रहे हैं या रात्रि में किन्हीं कारणों से रह रहे हों, तो वहाँ के जो एग्जिट्स हैं, इमरजेंसी एग्जिट्स हैं या जितने भी बाहर निकलने के रास्ते हैं, उन सभी रास्तों की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। जो एक फर्स्ट एड है कि किसी भी इमरजेंसी में हम लोग क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ की जानकारी अवश्य हम लोग प्राप्त कर लें। तो जो भी जानकारियां दी गई हैं इसको आप सभी लोग फॉलो करने की कोशिश करेंगे और किसी भी इमरजेंसी में इसका प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि किसी भी इमरजेंसी में आप खुद का बचाव, साथ ही साथ अपने जो भी सहयोगी उनका बचाव आसानी से कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।